हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्ग 10th का यानी क्लास 10th का नागरिका चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट का नाम है सत्ता की साझेदारी। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहली बात कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। देखिए, साझेदारी को इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग। साझेदारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेयरिंग। और सत्ता को इंग्लिश में कहते हैं पावर। सत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। यानी सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि पावर को शेयर करना। पावर को शेयर करना अलग अलग पार्टियों के बीच में या अलग अलग पार्टियों के मदद से सरकार को चलाना। जैसे अगर हम बात करें बिहार की, किसकी बात करें? बिहार की। तो बिहार में जो सत्ता चल रहा है वो जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन के द्वारा सत्ता चलाया जा रहा है। यानी यहाँ पर पावर को शेयर किया जा रहा है। एक ये अलग पार्टी है जेडीयू और आरजेडी एक अलग पार्टी है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करें। सबसे पहला है परिचय। सबसे पहला क्या है? परिचय। ठीक है। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी होती है। यानी हम देख सकते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विधायिका है, एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है अपना न्यायपालिका। ठीक है, तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। यानी अगर पूछा जाए कि लोकतंत्र के मुख्यतः 3 अंगों के नाम बताइए, तो 3 अंगों के नाम हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारों पर सोच समझ को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका ठीक है, कि 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 2 कथा की शुरुआत करेंगे बेल्जियम से और श्रीलंका से। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरू करते हैं। यह दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। यानी इसमें बेल्जियम और श्रीलंका का 2 एग्जाम्पल लेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका का 2 एग्जाम्पल लेंगे। एक लेंगे बेल्जियम, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा श्रीलंका रहेगा। इन दोनों एग्जाम्पल के मदद से हमको समझना है कि आखिर लोकतंत्र में पावर को शेयर क्यों किया जाता है। देखिए, इसमें है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप की एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यानी अगर पूछा जाए बेल्जियम कौन सा महादेश में है, तो बेल्जियम कौन सा महादेश में है? बेल्जियम है यूरोप के महादेश में। ठीक है, यह हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अब जो बेल्जियम है वो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। हरियाणा राज्य कहाँ पर है? भारत में है। ठीक है, इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सबर्ग से लगती है। इसकी सीमाएं कहाँ से लगती है?
इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। अब बात किया जाए कि बेल्जियम की आबादी कितना है, तो बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से लगभग आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत ही कठिन, बहुत ही जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। देखिए, जो बेल्जियम है, बेल्जियम देश की कुल आबादी का 59% फ्लेमिश इलाके में रहता है, और वो फ्लेमिश इलाके में रहता है तो क्या बोलता है, डच बोलता है। जबकि 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। यानी अगर बात किया जाए बेल्जियम में, तो बेल्जियम में 2 भाषा बोला जाता है, एक बोला जाता है डच और एक बोला जाता है, एक डच और दूसरा फ्रेंच। डच और फ्रेंच में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है, डच भाषा बोला जाता है, ये 60% बोला जाता है, जबकि फ्रेंच कितना परसेंट बोला जाता है, 40% बोला जाता है। आगे, राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। देखिए, राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच। पूछा जाए बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और इसमें इसके 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। आगे, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों की इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में था, यानी ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। देखिए, डच भाषा बोलने वालों की संख्या क्या था, ज़्यादा था, लेकिन जो अल्पमत में थे, यानी जो अल्पसंख्यक थे, वो ज़्यादा समृद्ध थे, उनके पास धन ज़्यादा था। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका कैसा देश है, तो सबसे पहली बात, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 2 करोड़ है। पूछा जाए श्रीलंका की आबादी कितना है, तो श्रीलंका की आबादी कितना है, 2 करोड़ है। ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, तो ये भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है। तमिलनाडु क्षेत्र के जो नीचे एरिया है, यही एरिया कौन सा है, श्रीलंका है। इसकी आबादी 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है। पूछा जाए कि श्रीलंका की आबादी किसके बराबर है, तो श्रीलंका की आबादी किसके बराबर है, श्रीलंका की आबादी है हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की, दक्षिण एशिया, ध्यान दीजिएगा, एशिया में भी दक्षिण पार्ट कि श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूहों के लोग हैं। अब जो श्रीलंका में जो जनसंख्या 2 करोड़ है, ये भी कई जातीय समूहों में है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। देखिए, श्रीलंका में एक सिंहलिया समूह पाया जाता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। कितना प्रतिशत है, 74। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। तमिल में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत में लाए गए लोगों की संतान है।
देखिए, भारत के कुछ लोगों को श्रीलंका लाया गया था, वो भी किसके लिए? खेती करने के लिए। खेती में भी कौन? बागानी कृषि के लिए। कौन सा कृषि के लिए? बागानी खेती करने के लिए भारत के लोगों को वहाँ पर लेकर गया गया था श्रीलंका में। और वही उनका जो आगे का जो जनरेशन है वो चलता रहा, बढ़ता रहा। और वो कौन सी भाषा बोलते थे? तमिल भाषा बोलते थे। नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषा लोग बौद्ध है, जबकि तमिल भाषा लोगों में कुछ हिंद है और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था कि देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। देखिए, ये जो डायग्राम है, सबसे पहली बात ये बेल्जियम है, ठीक है। और बेल्जियम उसके नीचे क्या है? श्रीलंका है। बेल्जियम है और उसके नीचे क्या? देखिए, एक है बेल्जियम और एक क्या है? श्रीलंका। और अभी आपको बताए हैं कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? सबसे ज़्यादा बोला जाता है डच भाषा और कम कौन बोला जाता है? फ्रांसीसी। अगर बात करें श्रीलंका में, तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा सिंहली भाषा बोली जाती है। श्रीलंका में हिंदू भी है, ठीक है, और मुस्लिम भी है और फिर ईसाई भी है। लेकिन मेजॉरिटी किसकी है? तो अगर बात करें मेजॉरिटी की, तो मेजॉरिटी है श्रीलंका में सिंहली की, ठीक है। सिंहली क्या है? एक जाति है। अब हम जानने वाले हैं कि आखिर श्रीलंका और बेल्जियम में क्या हुआ था जब बहुमत था। तो श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, हेडलाइन क्या है? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनी। अगर बात किया जाए श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। आगे, सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई, देखिए क्या है कि श्रीलंका में सिंहली था, ठीक है, सिंहली लोगों की संख्या ज़्यादा था, जिसके कारण ये श्रीलंका में अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे, अपना प्रभुत्व को कायम करना चाहते थे। आगे देखा जाए, 1956 में एक कानून बनाया गया कि जिसके तहत तमिलों का दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब देखिए, 1956 ईस्वी में श्रीलंका में सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। कब बनाया गया? 1956 ईस्वी में बनाया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें भिगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारियों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते गए। देखिए, बात क्या है कि आखिर देखिए, सबसे पहली बात, श्रीलंका में मेजॉरिटी किसकी थी? तो श्रीलंका में मेजॉरिटी थी सिंहली की। उसके बाद से किसकी आबादी थी? तमिल की। अब बहुसंख्यक समाज तो सिंहली था,
ये क्या किए कि सिंहली भाषा को श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया 1956 ईस्वी में। जितने भी सरकारी दफ्तर थे, सारा का सारा सरकारी दफ्तर में सिंहली भाषा को प्राथमिकता दिया जाने लगा। साथ ही साथ सिंहली भाषा को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश किया गया, जिसके कारण श्रीलंका में रहने वाले तमिलों को ऐसा लगने लगा कि श्रीलंकाई सरकार हमारे लिए बेगापन रुख अपना रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि श्रीलंकाई सरकार तमिलियों को इग्नोर कर रहा था, जिसके कारण सिंहली और तमिलों के बीच एक मनमुटाव उत्पन्न होने लगा, क्योंकि तमिलों के लग रहा था कि मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है श्रीलंका के सरकार के द्वारा। आगे समझा जाए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों को आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब तमिलों ने भी क्या किया ना, अनेक राजनीतिक पार्टियां बनाई और अपनी मांग करने लगे कि तमिल को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। श्रीलंका में टकराव किसके बीच हो रहा था? एक था सिंहली, ठीक था, और दूसरा कौन थे? तमिल थे। इन दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हो गया था। यह टकराव गृह युद्ध में परिणित हुआ। देखिए, अब टकराव तो हुआ ही, साथ ही साथ यह जो टकराव है ये किसका रूप धारण कर लिया? ये रूप धारण कर लिया गृह युद्ध का। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। और आपने पढ़ा है कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंकाई का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क व सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा। देखिए, अगर युद्ध हो या फिर गृह युद्ध हो, ठीक है, तो इससे हमेशा नुकसान ही होता है और बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे उठेंगे कि श्रीलंका में गृह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो श्रीलंका में गृह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? सिंहली और तमिलों के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सिंहली जातियों ने सिंहली को राष्ट्रीय भाषा बनाया था और इनको सरकारी नौकरी में इनको प्राथमिकता दिया जा रहा था, जबकि तमिलों को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, हमें इग्नोर किया जा रहा है, जिसके कारण तमिल में गृह युद्ध हुआ और हजारों की संख्या में लोग मारे गए, जिसके कारण रोजी रोटी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये तमिल में कौन कौन से घटनाएं हुए था, इसको हम अभी आपको बताए हैं। चलिए, अगर पूछा जाए कि तमिल में सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कब बनाया गया? 1948 में। ठीक है, नहीं, सवाल ये है कि श्रीलंका को राष्ट्र कब माना गया था? तो श्रीलंका को माना गया था 1948 में। और सिंहली को राष्ट्रीय भाषा कब बनाया गया था? तो 1956 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, आइए अब हम पढ़े बेल्जियम की समझदारी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तो अब हमें पढ़ना है बेल्जियम की समझदारी के। बेल्जियम के नेताओं ने, देखिए क्या लिखा है, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया
1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाए। देखिए, बेल्जियम ने बहुत अच्छा काम किया। बेल्जियम ने क्या किया ना कि एक ऐसा चार संशोधन किया अपने संविधान में। और यह संशोधन क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा था श्रीलंका में गृह युद्ध को, तो वो चाहे कि यह गृह युद्ध बेल्जियम में न हो और सारे के सारे लोग मिलजुल कर रह सकें। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के संसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों का क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार एक केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी की प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। देखिए, बेल्जियम जो था ना वो डच भाषा और फिर फ्रेंच भाषा, अगर पूछा जाए सरकार में तो 50% डच भाषा के मंत्री रहेंगे तो 50% कौन सी भाषा के रहेंगे? फ्रेंच। कुछ विशेष परिस्थिति में अलग अलग कानून बन सकता था। इसको समझा जाए। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी कायम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। देखिए, बात की जाए बेल्जियम में सरकार था केंद्रीय और फिर कौन था? राजकीय, और फिर एक तीसरा था सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय को लोग चाहे वो जहाँ भी रहते हो इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगे, वरना गृह युद्ध की स्थिति बेल्जियम में भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता जब उनके यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ को बनाने का फैसला किया। ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। देखिए, अगर बात की जाए बेल्जियम, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम का जो सत्ता का प्रणाली है ये ऐसा लग रहा बहुत जटिल है, लेकिन ये काफ़ी हद तक ये सफल रहा। अगर ऐसा ना किया जाता तो बेल्जियम में गृह युद्ध हो जाता। और ये गृह युद्ध किसके आधार पर होता? भाषा के आधार पर ये बेल्जियम में गृह युद्ध होता, जिसके कारण बेल्जियम में इस तरीका का क्या बनाया गया है? संविधान को बनाया गया है। ठीक है, आगे देखा जाए। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है। सबसे पहली बात, श्रीलंका और बेल्जियम में कैसा सरकार है? लोकतांत्रिक है। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल पर उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्र की भावनाओं को आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में समझदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी
हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती। देखिए, कोई भी देश हो, अगर जब तक सबके भावनाओं को नहीं समझा जाएगा तब तक उसमें एकता नहीं बनी रहेगा। जब एकता नहीं बनी रहेगी तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें आशंका होता है गृह युद्ध होने का। ठीक है, अब उसके बाद और आगे अब एक सवाल है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, समझिए। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। सबसे पहली बात, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो इसका दो तर्क है। कितना तर्क है, दो तर्क है। पहला सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की अंदेशा कम हो जाता है। देखिए, अगर कोई देश हो और उस देश में दो भाषा बोले जाए, तीन भाषा बोले जाए, तो उसमें क्या होता है ना कि जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होता है वो चाहते हैं कि सत्ता पर मेरा ही दबदबा रहे, मेरा ही प्रभुत्व रहे, जिसके कारण टकराव होता है। लेकिन अगर वही सत्ता की साझेदारी कर दिया जाता है तो फिर ये टकराव क्या जाता है, कम हो जाता है। तो पहला कारण ये हो गया, चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता है, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। ठीक है, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, वह बात ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी दर्रे से रहे। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दोनों तर्कों से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकारी परिणामों को जोड़ देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारों के अभूतपूर्व महत्व को बताता है। देखिए, एक सवाल उठा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि देखिए, पहला कारण क्या है, पहला कारण यह कि हिंसा ना हो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सत्ता के साझेदारी मतलब कहा जाना कि सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा होता है। लोकतंत्र का क्या होता है, आत्मा होता है। तो 10 क्लास के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सत्ता के साझेदारी क्यों जरूरी है। तो हिंसा से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा तर्क ये देता है कि चूंकि लोकतंत्र की आत्मा ही होता है सत्ता की साझेदारी को बांटना। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। खलील की उलझन यहाँ हटाइए। ठीक है, आगे देखा जाए। अब उसके बाद हम समझेंगे सत्ता के साझेदारी के रूप को समझा जाए। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्ति एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाली व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक
अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती है, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा नागरिकों का राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाई जाए। देखिए आगे भी पढ़ लिया जाए। देखिए सत्ता के साझेदारी करो। देखिए लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र ये कहता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता को साझेदारी किया जाए। और ये सत्ता के साझेदारी किसके बीच किया जाता है? तो सत्ता के साझेदारी नागरिकों के बीच किया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी का अनेक रूप हो सकती है। आइए अब हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। अब देखिए समझना है कि सत्ता की साझेदारी को कैसे किया जाता है, यानी सत्ता की साझेदारी यानी पावर को कैसे शेयर किया जाता है। तो जिसमें पहला है शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। अगर पूछा जाए कि सत्ता की साझेदारी के शासनीय विभिन्न अंग को नाम बताएं, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और यही तीन जो है इनके बीच सत्ता की साझेदारी किया जाता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में प्रथम ने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका की कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। नियंत्रण और संतुलन की, देखिए सबसे पहली बात कि पावर को शेयर किया गया तीन तरीके से, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका ही न्यायपालिका को नियुक्त करती है, लेकिन जो न्यायपालिका होता है ना, न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को यानी कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को नियंत्रित करती है। और 3 तरीके के संस्था बनाए गए हैं, तीनों एक दूसरे पर अंकुश लगाते हैं। यानी जो अगर गलत करते हैं तो एक और जो संस्था, जैसा मान लीजिए कि कार्यपालिका गलत कर रही है तो उस पर अंकुश लगाने का काम कौन करेगा? उस पर अंकुश लगाने का काम करेगा न्यायपालिका। ठीक है। अब दूसरी बात, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांतीय क्षेत्र पर अलग अलग सरकार। देखिए इसको ऐसे ही बांटा जा सकता है कि पूरे देश में एक सरकार हो, पूरे देश में कितना सरकार हो? एक सरकार हो, या फिर अलग अलग प्रांत के लिए अलग अलग सरकार हो। पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार। देखिए अगर जो सरकार पूरे देश के लिए लागू होता है उसे संघ कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हम जगह जगह अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हमारे देश में बंटवारा ऐसा नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो वह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारों को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब उसके बाद से है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था के अच्छा उदाहरण है।
कुछ संविधान के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं के, देखिए इसमें क्या है, देखिए सत्ता जो है ना, सत्ता को विभिन्न विभिन्न तरीकों से शेयर किया गया, सत्ता को विभिन्न विभिन्न तरीकों से शेयर किया गया, ठीक है। और कैसे शेयर किया गया था, इसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं बातों को हम इसको डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात, सत्ता की साझेदारी कैसे किया गया, यानी शेयरिंग कैसे किया गया है। तो देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तरीका से। क्षैतिज, तो क्षैतिज में आता है न्यायपालिका, ठीक है, और एक क्या आता है, दूसरा क्या आता है कार्यपालिका, और तीसरा आता है विधायिका। तीसरा क्या आता है, विधायिका, ठीक है। अब बात करें ऊर्ध्वाधर की, अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर जो है ना, इसमें आता है केंद्र सरकार। ऊर्ध्वाधर में क्या आता है, तो ऊर्ध्वाधर में आता है केंद्र सरकार, ठीक है। और उसके बाद से क्या आता है, राज्य सरकार। उसके बाद से क्या आता है, उसके बाद से आता है प्रांतीय सरकार। कौन सा आता है, प्रांतीय, या फिर आता है क्षेत्रीय सरकार। प्रांतीय सरकार या फिर क्या आता है, क्षेत्रीय सरकार आता है। तो ये था क्लास 10th का सिविक्स का पहला चैप्टर। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच आप इसे शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।